अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब चारों तरफ से सख्त मुश्किलात में घिर चुके हैं। उनकी हुकूमत की मुबैना तौर पे डूबती कश्ती में से उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने छलांगे लगानी शुरू कर दी, और जो इस वक्त बाकी परिंदे बैठे हुए हैं, जो बाकी पंछी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी नए आशियानों की तलाश के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया है। और इस सारे मामले में ये क्या हो रहा है, कुछ लोगों के बारे में पता चला कि नवाज शरीफ साहब से रब्ते किए उन लोगों ने, और फिर बिलाखिर हुकूमत को एक सहारे से उम्मीद हो चली है। वो किस सहारे से उम्मीद हो चली है, ये हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। उससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मैं कभी अपने प्रोग्राम में ऐसी बात नहीं करता कि जनाब ये अब हुकूमत डूब गई है, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। पेशन गोइयाँ नहीं करता होता, हालात का तज्जिया आपके सामने रख देते हैं। जो हमारे पास खबरें होती हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन आज ये जो मैंने बात की कि जी ये डूबते जहाज़ से छलांगें लगनी शुरू हो गई हैं, उसकी बहुत सॉलिड चीज़ें सामने आई हैं। एक तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जी वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत, और पार्लिमानी पार्टी में यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके जो कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म साहब को 176 वोट पड़े, हम यही समझ सकते हैं कि वो लोग होंगे। लेकिन चलें, अगर उसमें से इत्तेहादी निकाल भी लिए जाएँ तो फिर भी कम से कम 100-150 बंदे तो होने चाहिए। सो पता ये चला कि जब वज़ीर आज़म साहब इजलास शुरू करने लगे तो पता चला कि 70 अरकान कौमी असम्बली इजलास में मौजूद नहीं हैं। 70 अरकान कौमी असम्बली एक बहुत बड़ा फिगर है। इससे पहले भी गुज़्श्ता हमने देखा कि 7 दिन मुसलसल, जो पार्लिमानी साल के मुसलसल 7 दिन थे, उसमें जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कौमी असम्बली का कोरम पूरा करना, और वो कोरम पूरा नहीं हो सका क्योंकि बेशतर PTI के अरकान असम्बली हाज़िर नहीं हो रहे थे। तो इसको ये समझा जाता कि जो वैसे ही लापरवाह हैं, गैर ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, उसमें तो सारे शरीक होते हैं, और हर रुकन असम्बली ये चाहता है कि वो वज़ीर आज़म के सामने अपनी हाज़िरी लगवाए, अपने नंबर बनाए, और आगे को वज़ारत शर्त का भी चांस मिल जाता है ना, नज़र में आने की बात होती है। सो ऐसी सिचुएशन में वज़ीर आज़म साहब को अगर देख कर उनके होश उड़ जाए और वो परेशान हो जाए तो ये बड़ी फिर लाजमी बात है। और फिर पता चला कि जनाब परवेज़ खटक साहब भी 22 अरकान कौमी असम्बली लेकर लग बैठे हैं। उनका जी ऐसी तो नहीं आते, हमारे आप मुतालबात पूरे करें, हमारे फ़लाने काम है वो करें, हमारी फ़लानी। तो वज़ीर आज़म साहब वो जो वज़ीर आज़म आपको पता है कि हमारे जो वज़रा हैं वो भी अरकान असम्बली को बड़ा दबाया दबुआ करते थे, अपनी पार्टी के अरकान असम्बली को, बंदे बड़ो जो है वो है। और वज़ीर आज़म साहब के सामने तो किसी की आवाज़ ही नहीं निकलती। तो वही वज़ीर आज़म साहब फिर जो उन्होंने कुछ वज़ीरों को बुलाया, फिर अपनी वो चीफ वेप हैं जो कौमी असम्बली के, उनको बुलाया, और परवेज़ खटक साहब की और उनके ग्रुप की मिन्नतें की गई, और उनको बुला के उनको यकीन दहानियाँ कराई जी कि तसल्ली करो, हम आपके सारे काम करेंगे। लेकिन ये कहानी अब रुकने वाली नहीं है। वो जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो फिर वो ऐसी ही जो है वो इसे कहते हैं ना कि चूंटी को भी पर लग जाते हैं, सो यहाँ पर भी पर लगे हुए हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इत्तेहादी तो उसमें नहीं थे, लेकिन जो अपनी पार्टी के इजलास है, इत्तेहादियों की तरफ से तो होती रहती है ये कि जी ठीक है, इत्तेहादी ज़रा देखते हैं हुकूमत प्रेशर में है तो कोई ना कोई वो अपना वो पाँव दबा देते हैं उसको रेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अपनी पार्टी के अरकान ने ऐसा किया, और फिर ये 22 अरकान आए, लेकिन वो 40 से ज़्यादा अरकान असम्बली फिर भी नहीं आए, उस इजलास में शरीक नहीं हुए, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। वैसे भी हमारे वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि आने वाले 2 साल मुश्किल हैं। पहले वो आए थे कि तो मैं 90 दिनों में ये कर दूंगा, फिर कि 6 महीने में ये कर दूंगा, फिर पहला साल मुश्किल था और उन्होंने नवीद सुनाई कि मुश्किल वक्त गुजर गया, और अब अगले 4 साल बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। और अब 3 साल गुजरने के बाद वो अगले 2 साल रहते हैं तो कहते हैं कि जी अगले 2 साल बड़े मुश्किल हैं। खान साहब ठीक कह रहे हैं आप, वैसे हम आपको क्या कहें। अब दूसरी तरफ जनाब वो जो बड़े ज़बरदस्त बांगे धल किस्म की गुफ्तगू करने वाले वज़ीर बात तदबीर जो हैं शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने भी बता दिया कि जनाब हालात ख़राब होने वाले हैं, अवाम तैयार हो जाए। भाई अवाम ने क्या दायर होना है, अवाम के ऊपर तो बस बेचारे बर्दाश्त ही करे जो होगा। तो आपने तो अपने फार्म हाउस पे जाके मछलियाँ पकड़ी, आपको तो फ़र्क पड़ना कोई नहीं, फ़र्क तो अवाम को ही पड़ना है। और सो एक तरफ ये मायूसी की खबरें चल रही हैं, और फिर ये सामने एक मंज़र वज़ीर आज़म के सामने जब एक मंज़र आ जाए तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। सो वज़ीर आज़म सब काफ़ी
گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دوسری طرف ایسے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ جناب کوئی لگ بھگ 20 کے قریب اراکین قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں. کچھ نے ان سے اجتماعی طور پہ رابطہ کیا, کچھ نے فردن کیا, اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ فردن اکا دکا مزید بھی رابطے کیے جا رہے ہیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے میاں صاحب تسی حکم کرو تحریک عدم اعتماد لے آؤ تو اسی تھوڑے نال ہاں. تو میاں صاحب جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد والی سائڈ پہ آتے ہیں. تو خان صاحب خاطر جمع رکھیں, نواز شریف صاحب کم از کم کسی تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے والے نہیں ہیں. آپ کو وہ دھکے سے مدت پوری کروانے کے چکر میں ہیں, لیکن لگتا ہے کہ حالات اس طرف جا نہیں رہے. بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں. پھر چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے پارٹی بھی بنا لیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی کوئی اپنی پارٹی بنانا چاہتے ہیں. پارٹی بنی یا گروپ بنا, جہانگیر ترین صاحب کو تو بن ہی چکا ہے. سو اب یہ جو ہے یہ معاملات بڑے خراب ہیں. دوسری طرف چودھری نثار صاحب کے بارے میں خبریں آتی ہیں, کبھی اطلاع آتی ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, کبھی افواہ ہوتی ہے تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن چودھری نثار صاحب جو ہے نا وہ ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کلوز رہے ہیں, اور وہ ادھر سے جو ان کو گرین سگنل ملے گا اس کے بعد وہ کسی پارٹی میں شرکت کا جسے کہتے ہیں کہ فیصلہ کریں گے. تو چودھری نثار صاحب کی کسی بھی پارٹی میں شمولیت جو ہے وہ آنے والے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے کافی زیادہ پکچر کلیئر کر دے گی. اب دیکھیں وہ کس پارٹی میں جاتے ہیں. اور پھر جناب ادھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی ساری صورتحال چل رہی ہے, ڈالر جو نہیں آسمان کی طرف جا رہا ہے, پیٹرول اور بڑھانے کے چکروں میں ہے, بجلی اور بڑھنے والی ہے, اور فوڈ آئٹمز بڑے تیزی سے مہنگے ہو رہے ہیں. لیکن جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو عوامی مسائل پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس دفعہ سردیوں میں گیس نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم نے وقت پہ آرڈر نہیں دیے تھے گیس کے, جو LNG وغیرہ ہم لیتے ہیں. اور جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو ایک بھی معاملہ کہ جی ڈالر اتنے پیسوں پہ کیوں چلا گیا ہے, فوڈ آئٹمز اتنے زیادہ مہنگے کیوں ہو گئے ہیں, پیٹرول اتنا کیوں بڑھ رہا ہے, عوام کس طرح ہم عوام کے لیے کوئی سہولت پیدا کریں, کوئی قطعاً بات نہیں کی جاتی. صرف یہی بات کی جاتی ہے اپوزیشن کو یوں کر دینا, اپوزیشن کو وہ کر دینا. سو جو آخری سہارا ہے اب حکومت کا وہ ایک ہی رہ گیا, کیونکہ جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. خلاف بھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت کے, یہ کہنا بالکل غلط بیانی ہوگی. لیکن وہ جو سپورٹ تھی نا, وہ جو بڑھ چڑھ کے سپورٹ والی, وہ معاملہ جب سے ختم ہوا ہے تو خان صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ گرم پانیوں میں آ گئے ہیں. اور جو پچھلے دنوں وہ ہٹ گئے تھے پیچھے چیئرمین نیب کی سروس والے معاملے پہ کہ وہ کسی اور کو اب لگانا چاہتے ہیں, انٹرویو شروع کر دیے تھے. لیکن اب خبریں آئی ہیں کہ جناب بالآخر اسی چیئرمین نیب کو آرڈیننس کے سہارا لے کر توسیع دی جائے گی, چاہے قانون میں اس کو گنجائش ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ ڈوبتے کو تنکے کے سارا. تو چیئرمین نیب صاحب بھی تو آپ کو بتائیے کہ ہم نہیں کہتے, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. تو خان صاحب کا اب آخری سہارا جو ہے وہ نیب اور چیئرمین نیب اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہی رہ گئے ہیں. دیکھیں یہ آخری سہارا ان کا کتنا کام آتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.